आज हम देख लेते हैं एबडक्शन। मोशन अकर इन द फ्रंटल प्लेन अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या हो रही होती है, या कर हो रही होती है। ठीक हो गया। नॉर्मल शोल्डर कम्प्लेक्स की जो एबडक्शन है वैल्यू जो है, नॉर्मल शोल्डर कम्प्लेक्स की बात की जाए तो 170 टू 180 डिग्री इसकी क्या है, रेंज है। और अगर हम बात करें नॉर्मल ग्लूनोहुमरल एबडक्शन की रेंज ऑफ मोशन की, तो वो 90 टू 125 डिग्री होती है। ठीक हो गया। टेस्टिंग पोजीशन इसकी क्या होगी, इंडिविजुअल जो होगा स्पाइन लाइन होगा, और विद शोल्डर जो होगी लैटरल रोटेटेड होगी, और 0 डिग्री फ्लेक्सियन एक्सटेंशन होगी, ताकि पाम ऑफ हैंड जो है वो फेस करे एंटीरियरली। इफ़ द ह्यूमरस इज़ नॉट लैटरली रोटेटेड, नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, तो वो जो आपका ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है वो उसका अपर पोर्शन जो है ग्लूनाइड फोसा, और ग्लूनाइड फोसा का जो अपर पोर्शन है और या फिर एक्रोमियल प्रोसेस जो है वो क्या करेंगे, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नैरोइंग हो रही होती है। ठीक हो गया। एल्बो शुड बी एक्सटेंडेड सो दैट टेंशन इन द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मोशन। एल्बो हमें एक्सटेंड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टेंशन लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप पे होगी, तो उसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकेगी ना। ठीक हो गया। अच्छा, देन है हमारे पास स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में ग्लूनोहुमरल एबडक्शन जब आप करवा रहे होते हो तो हम क्या करते हैं, स्कैपुला को स्टेबलाइज करते हैं ताकि अपवर्ड रोटेशन और एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला ना हो रही हो। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं शोल्डर कम्प्लेक्स एबडक्शन की, तो हमने कहाँ पे इसको स्टेबल करके रखना है, स्टेबलाइज द थोरैक्स टू प्रिवेंट द लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड द वेट ऑफ द ट्रंक में असिस्ट द स्टेबलाइजेशन। ग्लूनोहुमरल की जब हमने एबडक्शन की बात की तो हमने क्या किया, स्कैपुला को स्टेबलाइज किया ताकि अपवर्ड रोटेशन और एलिवेशन ऑफ स्कैपुला ना हो। जब शोल्डर कम्प्लेक्स एबडक्शन की बात की तो हमने क्या किया, थोरैक्स को स्टेबलाइज किया ताकि वो लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन ना हो सके, और वेट ऑफ ट्रंक जो है उसने असिस्ट किया इन स्टेबलाइजेशन में। ठीक हो गया। देन है टेस्टिंग मोशन। टेस्टिंग मोशन हमने क्या करना है, एडक्ट द शोल्डर बाय मूविंग द हेमरस लैटरली अवे फ्रॉम द इंडिविजुअल ट्रंक। ठीक है। एंड मेंटेन द अपर एक्सट्रीमिटी इन लैटरल रोटेशन एंड द न्यूट्रल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ड्यूरिंग द मोशन। ये हमने क्या करना है, ये वाली मोशन, ये वाली टेस्टिंग मोशन जो है वो बरकरार रखनी होगी। हमने एबडक्शन किस तरह करनी है, सबसे पहले हमने एबडक्शन करवानी है, साथ ही हमने क्या किया, ह्यूमरस की लैटरली हेमरस को मूव करवाया और जो इंडिविजुअल के ट्रंक के अवे, और हमने अपर एक्सट्रीमिटी को लैटरल रोटेशन में लेके गए और न्यूट्रल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को मेंटेन करके रखा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ग्लूनोहुमरल जॉइंट की एबडक्शन। इसमें द एंड रेंज अकर व्हेन द रेजिस्टेंस टू फर्दर मोशन इज फेल्ट एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस कॉज द अपवर्ड रोटेशन एंड एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। हमें रेजिस्टेंस ऑफर होगी जब हम एंड रेंज पे पहुंच रहे होंगे, क्योंकि वो क्या होता है उसके बाद अपवर्ड रोटेशन और एलिवेशन ऑफ स्कैपुला हो रही होती है। ठीक है। जब शोल्डर कम्प्लेक्स में हम देखते हैं, द एंड रेंज ऑफ मोशन अकर व्हेन द रेजिस्टेंट फर्दर मोशन इज फेल्ट एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस कॉज द लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। इसमें क्या होता है, जब एंड रेंज होती है तो आपकी जो ट्रंक की जो लैटरल फ्लेक्शन, स्पाइन की जो लैटरल फ्लेक्शन होगी तो वो आ रही होती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको कम करें। अच्छा, ये हम आगे देख लेते हैं किस तरह है ग्लूनोहुमरल एबडक्शन और इसकी। हाँ, ये है हमारे पास एंड रेंज। The end of the range of motion of the glenohumeral abduction, the examiner stabilize the lateral border of the scapula। इसने क्या किया, lateral border of the scapula को इसको stabilize किया with her hand to detect upward rotation of the scapula। upward rotation तो नहीं हो रही। alternatively examiner हाँ कभी कभी क्या कर सकता है, एक्रोमियल प्रोसेस पे उनको भी स्टेबलाइज कर सकता है, और कोराकट प्रोसेस पे ऑफ द स्कैपुला, ताकि वो देख सके कि एलिवेशन हो रही है स्कैपुला पे या नहीं हो रही। ठीक है। इसके साथ जब हम शोल्डर कम्प्लेक्स की बात करें, जब शोल्डर कम्प्लेक्स की एबडक्शन हो रही होती है तो तब
एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा, स्पाइन को क्या है, इंडिविजुअल की जो ट्रंक है और उसके रिब्स जो है उनके ऊपर को स्टेबलाइज करके रखेगा, जैसे ये, ताकि वो देख सके कि लैटरल रोटेटिव फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड द मूवमेंट ऑफ द रिब तो नहीं अकर हो रही। ठीक है, अच्छा। अब है हमारे पास नॉर्मल एंड फील। नॉर्मल एंड फील क्या होती है दोनों के लिए, ग्लूनोहेमरल एब्डक्शन के लिए और शोल्डर कम्प्लेक्स एब्डक्शन के लिए। ग्लूनोहेमरल एब्डक्शन पढ़ लेते हैं। द एंड फील इज यूजली फ्रेम होगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द मिडल एंड इंफीरियर बेंड्स ऑफ ग्लूनोहेमरल लिगामेंट्स, इंफीरियर जॉइंट कैप्सूल और ट्रीज मेजर और क्लेविकल फाइबर ऑफ द पेक्टोरस मेजर मसल में क्या होगा, टेंशन डेवलप होगी, जिसकी वजह से हमें एंड फील क्या आ रही होती है, फ्रेम एंड फील आ रही होती है। इस तरह शोल्डर जॉइंट कम्प्लेक्स की हमारे पास एब्डक्शन जब हम देखते हैं तो वो भी हमारे पास फ्रेम आएगी, क्योंकि टेंशन इन द कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और स्टर्नोक्लेविकुलर कैप्सूल जो है और उसके लिगामेंट लेटमस डार्साई, स्टर्नोकोस्टल फाइबर ऑफ द पेक्टोरस मेजर और मेजर और जो हमारे पास रुम्बाइडस मसल के माइनर और मेजर जो है उनमें क्या हो रही होती है, टेंशन डेवलप हो रही होती है, जिसलिए हमारे पास एंड फील जो आती है दोनों में फ्रेम एंड फील आ रही होती है। ठीक हो गया। जब हम ग्लूनोहेमरल एब्डक्शन या शोल्डर कम्प्लेक्स एब्डक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास गोनियोमीटर की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हेमरल एंड शोल्डर कम्प्लेक्स एब्डक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास गोनियोमीटर का जो फल्क्रम है, सेंटर ऑफ द फल्क्रम ऑफ द गोनियोमीटर क्लोज टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस। एक्रोमिन प्रोसेस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे हम रखेंगे यहाँ पे, और उसके साथ जो है अलाइन करेंगे प्रोक्सिमल आर्म जो गोनियोमीटर का इज so that the parallel to the midline of the anterior aspect of sternum। हम उसको क्या करेंगे, पैरेलल ही रखेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नम के, और जो डिस्टल आर्म है वो एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस पे होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एब्डक्शन एंड लैटरल रोटेशन दैट अकर, जो भी अकर होगी उसके डिपेंड करेगा। मीडियल एपिकंडाइल में भी हेल्पफुल रेफरेंस हम क्या कर रहे होते हैं, मीडियल एपिकंडाइल को लेके रेफरेंस के तौर पर इस यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये फल्क्रम है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस, और एक जो है स्टर्नम की पैरेलली रखा हुआ है, एक है, एक जो प्रॉक्सिमल आर्म है और डिस्टल आर्म जो है इसका, ये मिड लाइन ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ जो ह्यूमरस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे, और हम इसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो ले रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मीडियल एपिकंडाइल को हम क्या कर रहे होते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं। अलाइनमेंट ऑफ द गोनियोमीटर एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्लूनोहेमरल एंड द शोल्डर कम्प्लेक्स एब्डक्शन रेंज ऑफ मोशन के लिए हम ये इस तरह स्टार्टिंग पोजीशन रखते हैं। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास जब हमने स्टार्टिंग पोजीशन की और हमने एब्डक्शन करवाई तो हमारे पास ये वाली पोजीशन बन रही होती है। अलाइनमेंट ऑफ द गोनियोमीटर एट द एंड ऑफ ग्लूनोहेमरल एब्डक्शन। ग्लूनोहेमरल एब्डक्शन हुई ये वाली, तो हमने गोनियोमीटर को इस तरह रखा। एग्जामिनर द एग्जामिंग टेबल और द एग्जामिनर हैंड कैन बी सपोर्ट द इंडिविजुअल एक्सट्रीमिटी एंड अलाइन द गोनियोमीटर डिस्टल आर्म विद द इंटीरियर मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटीरियर मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस पे रखते हो, और द एग्जामिनर अदर हैंड जो होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि उसने पहले स्टेबलाइजेशन किया होता है ना, क्योंकि उसकी स्कैपुला को उसको रिलीज़ करके अब वो क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा एंड पोजीशन पे गोनियोमीटर को, पैरेलल टू द स्टर्नम के पैरेलल है ना, ये देखो पैरेलली। ठीक है, जब हमने शोल्डर कम्प्लेक्स की बात की, अलाइन हम
शोल्डर कम्प्लेक्स में जब हम इसकी एबडक्शन की बात करते हैं, द अलाइनमेंट ऑफ द गोनियोमीटर एट द एंड ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स एबडक्शन, द ह्यूमरस हैज़ laterally rotated in the medial and the medial condyle is now helpful anatomical landmark। हमारे पास medial एपिकंडाइल जो है वो एनाटॉमिकल लैंडमार्क जो बन जाएगा, क्योंकि हम उसकी को लेके मूव करवा रहे होते हैं डिस्टल आर्म को। ठीक है, नोट दैट द प्लेसमेंट ऑफ द स्टेशनरी एंड मूविंग आर्म ऑफ द गोनियोमीटर विद द proximal and distal joint segment has